लोभ का दीमक रिश्तों को खोखला कर देता है, वहीं प्रेम हर दरार भर देता है। आइए सुने प्रेम की ऐसी ही एक करामात को दर्शाता विलियम शेक्सपियर के नाटक का हिंदी रूपांतरण, प्यार का तूफान। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल टापू था। वहां प्रास्पेरो नामक व्यक्ति अपनी बेटी मिरांडा के साथ रहता था। वो मिरांडा से बहुत स्नेह करता था। प्रास्पेरो एक महान जादूगर और तांत्रिक था। उसके पास कुछ प्राचीन ग्रंथ तथा काले रंग की छड़ी थी। वो जब कभी काली छड़ी अपने सिर के चारों ओर घुमाता तो आसपास भयंकर घटनाएं घटित होने लगती थीं। आंधी तूफान उसके इशारों पर काम करते थे और प्रेतात्माएं उसकी गुलाम थीं। इनमें सबसे शक्तिशाली प्रेत एरियल पर प्रास्पेरो सबसे अधिक भरोसा करता था। एक दिन मिरांडा तितलियों और खरगोशों के साथ खेल रही थी। वहीं प्रास्पेरो हरी घास पर सो रहा था। अकस्मात वो बदला बदला चीखते हुए उठ बैठा और क्रुद्ध होकर समुद्र की ओर देखने लगा। प्रास्पेरो अपनी सभी तंत्र क्रियाएं मिरांडा से छिपकर करता था, लेकिन आज उसे किसी बात का ध्यान नहीं रहा। उसकी सुर्ख आंखें दूर समुद्र में तैरते जहाज को एकटक देख रही थीं। कुछ ही पल में शांत दिखने वाले समुद्र की विशाल लहरों के बीच जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। समुद्र का भयंकर रूप देख मिरांडा का बाल मन कांपने लगा। वो दौड़कर पिता के पैरों से लिपट गई। प्रास्पेरो ने उसे गोद में उठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत मिरांडा, उस जहाज को यहाँ लाने के लिए ही मैंने ही समुद्र में तूफान उठाया है। मिरांडा डरते हुए बोली, भगवान के लिए तूफान रोक दें पिताजी, नहीं तो जहाज के यात्री मारे जाएंगे। प्रास्पेरो कठोर स्वर में बोला, मिरांडा, यदि तुम्हें सच पता होता तो तुम मुझे कभी तूफान रोकने के लिए नहीं कहती। बेटी, उनके यहाँ आने से पहले तुम्हें जान लेना चाहिए कि वे कौन हैं और उनसे हमारा क्या संबंध है। तभी तुम पूरी बात ठीक से समझ पाओगी। प्रास्पेरो मिरांडा को लेकर वहीं बैठ गया और अतीत के पन्ने खोलते हुए बोला, यहाँ से बहुत दूर समुद्र के दूसरे किनारे पर मिलान नामक खूबसूरत देश है। आज से 10 वर्ष पहले मैं वहाँ का राजा था। तुम्हें जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार गई। तुम मेरी एकमात्र संतान थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर अधिक चिंतित रहता था। मेरा छोटा भाई एंटोनियो बड़ा बुद्धिमान, साहसी और कूटनीतिज्ञ था, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में राजकाज की सारी जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी थी। परंतु सिंहासन के अधिकार पाकर उसके मन में लोभ आ गया। एक दिन उसने समुद्र भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। निश्चित दिन पर मैं और तुम जहाज पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े। जहाज का कप्तान और कर्मचारी एंटोनियो के आदमी थे। बीच समुद्र में पहुंचकर उन्होंने हमें जबरदस्ती नाव में बिठाकर मरने के लिए छोड़ दिया। जहाज का मल्लाह मेरा विश्वास पात्र था, इसलिए उसने एक दिन पहले ही नाव में खाने पीने का सामान और मेरे सभी ग्रंथ छिपा दिए थे। तुम्हें सीने से चिपटाकर मैं नाव खेता रहा। अंततः हम यहाँ आ गए और तब से हम इस टापू पर हैं। तभी प्रास्पेरो को एरियल का स्वर सुनाई दिया, स्वामी, मैं लौट आया हूँ। मैंने पूरी शक्ति लगाकर ऐसा भयंकर तूफान उठाया है कि जहाज तिनके की तरह समुद्र में डूबने लगा। प्राण संकट में देख आपका भीरू भाई सहायता के लिए चिल्लाने लगा, परंतु उसका पुत्र फर्डिनैंड बहुत वीर और दिलेर है। वो स्वयं एक नाव खेते हुए इस टापू की ओर आ रहा है, परंतु आप निश्चिंत रहें, वे सभी सुरक्षित हैं। घटना का सारा विवरण सुनकर प्रास्पेरो प्रसन्न होकर बोला, एरियल, आज तुमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। अब तुम सभी को सकुशल यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही एरियल वहाँ से चला गया। उधर फर्डिनैंड नाव खेते हुए टापू के उस ओर तेजी से आ रहा था जिस ओर मिरांडा और प्रास्पेरो बैठे थे।
उसने जैसे ही टापू पर कदम रखा, मिरांडा की नज़र उस पर पड़ी। उसे देख मिरांडा के दिल में फर्डिनैंड के लिए प्रेम फूट पड़ा। इधर मिरांडा को देखकर फर्डिनैंड भी सद्बुद खो बैठा। प्रॉस्पेरो वहां अदृश्य होकर उनकी भाव भंगिमाएं देख रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह इसी राजकुमार से करेगा, परंतु वो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। अतः वह प्रकट होकर गरजते हुए बोला, हे उद्दंड युवक, इस टापू पर किसी परदेसी का आना मना है। अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हें दंडित करूंगा। फर्डिनैंड विनम्र स्वर में बोला, मैं मिलान देश के राजा एंटोनियो का पुत्र फर्डिनैंड हूँ। तूफान के कारण हमारा जहाज समुद्र में डूब गया है। किसी तरह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हें भोजन के बदले में मेरी कुटिया के आसपास का जंगल साफ करना होगा, प्रॉस्पेरो गरजते हुए बोला। ये बात सुनकर फर्डिनैंड की आंखों में खून उतर आया। वो प्रॉस्पेरो को ललकारते हुए बोला, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो मेरा मुकाबला करो। ये कहकर राजकुमार ने तलवार की नोक पकड़ ली, परंतु लाख यत्न करने के बाद भी वो उसे म्यान से नहीं निकाल पाया। उसकी ये हालत देखकर प्रॉस्पेरो हंसते हुए बोला, तुमसे तो म्यान से तलवार ही नहीं निकाली जा रही। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी गुलामी स्वीकार कर लो और जल्दी से काम पर लग जाओ। पिता का ऐसा व्यवहार मिरांडा को अच्छा नहीं लगा। वो उनका हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, ये राजकुमार है। आप इतने कठोर और निर्दयी ना बने, इसे क्षमा कर दें। चुप करो मिरांडा, एक अनजाने लड़के के लिए तुम अपने पिता को समझा रही हो। तुम इसका पक्ष लेने के बजाय इसके कार्य पर नज़र रखो। ये कहकर प्रॉस्पेरो वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाकर वो अदृश्य होकर उनकी बातें सुनने लगा। नम आँखों से मिरांडा ने राजकुमार से माफ़ी मांगी। तब राजकुमार ने प्रेम भरे स्वर में कहा, तुम दुखी मत हो मिरांडा, मैं कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। एक सत्य ये भी है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं भी मन ही मन आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मिरांडा ने भी दिल की बात प्रकट कर दी। इस तरह वे भविष्य। अब तक प्रॉस्पेरो को उनके प्रेम पर यकीन हो चुका था। वो प्रकट हुआ और बोला, और मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम जहाँ रहो खुश रहो। तभी एंटोनियो और उसके साथी भी एरियल के साथ वहाँ आ पहुँचे। अभी तक एंटोनियो समझ रहा था कि तूफान उसके पुत्र को लील गया है, लेकिन जब उसने फर्डिनैंड को देखा तो दौड़कर पुत्र को गले से लगा लिया। इस मिलन के बाद एंटोनियो की दृष्टि प्रॉस्पेरो पर पड़ी। वो प्रॉस्पेरो को पहचान गया और घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगने लगा। प्रॉस्पेरो ने उसे गले से लगा लिया और स्नेह भरे स्वर में बोला, भाई, लोभ कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था। आओ, अब सारे गिले शिकवे भुलाकर हम इस जोड़े को आशीर्वाद दें और नई जिंदगी की शुरुआत करें। एंटोनियो ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर उस टापू पर खुशियों की वर्षा होने लगी।